हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं क्लास 12th फिजिक्स के सारे एक सीरीज़ चलाने वाला हूं, बोर्ड एग्ज़ाम के सीरीज़ चलाने वाला हूं। और ये आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, इसमें सारे वो क्वेश्चंस आएंगे जितने भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। मैंने CBSE में और स्टेट बोर्ड में मैंने ये मोस्ट ऑफ द बच्चे देखे हैं कि बच्चे करते क्या हैं, गाइड लेते हैं या परीक्षा दन परीक्षा बोध लेते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को रटना स्टार्ट कर देते हैं। उनके सारे वन वर्ड्स जो होते हैं, जो चूज द करेक्ट होते हैं, ये सारे वो क्या करते हैं, रटने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो अगर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखी है तो आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, रटना कब पड़ता है आपको कोई भी चीज़? जब आपको उस चीज़ की कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है। अगर आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी होती है तो आपको क्या होता है, आपकी इमेज बन जाती है माइंड में, और आपको ईजिली वो चाहे भी कैसा भी क्वेश्चन आए आपको ईजिली सॉल्व कर लेते हो। तो बच्चों, आपके अंदर यही एक दिक्कत है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, आप लोग क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ते हो। आप लोग सोचते हो कि यार ये पढ़ के बस पास हुआ हूँ, बस हो गया। यानी अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं करते हो। अगर जिस दिन से अगर आप मान लो कि किसी भी चीज़ को अगर आपको लोग कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ एकदम पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आपको ना तो किसी चीज़ में दिक्कत होगी, ना तो आपको डेरिवेशंस में, ना तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो सीधी पॉइंट पे हम बात आते हैं कि देखो अब अपनी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, मतलब अब हम आने वाले 3 महीने के अंदर हम कैसे कैसे क्या कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस होगा, अगर मैं आपको कोई डेरिवेशन करवाता हूँ तो उस डेरिवेशन की जो थ्योरी है वो साथ साथ में कवर करूँगा। अब थ्योरी क्यों कवर करूँगा? क्योंकि थ्योरी से आपके क्या निकल के आते हैं, ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से, चाहे वो CBSE की बात करूं, चाहे वो स्टेट बोर्ड की बात करूं, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। देन उसके बाद अब मैंने थ्योरी बता तो दिया, अब मैं उसको क्या कराऊंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी, डेरिवेशंस, ऑब्जेक्टिव, सारे न्यूमेरिकल्स सब यहीं पे अपन करेंगे। ओके, तो अगर आपने कोई गाइड या परीक्षा बोध परीक्षा दन नहीं लिया है तो कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करो। और एक चीज़ और एक बात और, आप लोग मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो वो जो बच्चा जो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि अपन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, उनको पता चले। ओके, तो आपको क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, लोगों को बताना भी है। तो देखिए, आज की जो फिजिक्स की क्लास है, आज मैं जो पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो परमिटिविटी स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने आपको कूलाम्स लॉ बता दिया था, कूलाम्स फोर्स बता दिया था कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। ओके, इसकी लिमिटेशन से मैंने आपको बता दिया था। साथ साथ मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप बताया था, मैंने आपको बताया था स्थिर वैद्युत में अंतर क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण में अंतर क्या होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये सारी चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आप वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे परमिटिविटी से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। परमिटिविटी को क्या करते हैं, परमिटिविटी को एप्सिलॉन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो परमिटिविटी होती क्या है, तो परमिटिविटी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कूलाम्स लॉ। हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था, हमने बताया था कि कोई मान लो कि 2 चार्ज है और 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, आपको F = K Q1 Q2 अपॉन R², इतना फोर्स लगता है। ओके, तो आपको देखो परमिटिविटी का होता क्या है, सिंपल सी बात है। परमिटिविटी क्या करता है, परमिटिविटी किसी भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या करता है, कम करता है। यानी कि और अगर मैं सिंपल से डिफाइन करूं, मान लो कि 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक क्या नेगेटिव प्लेट है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या करता है, वो कम करता है। जैसे कि देखो, मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है ये, और ये क्या है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच का जो फोर्स लग रहा होता है, इनके बीच में क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रहा होता है, इसको क्या करता है, इसको कम करता है। क्या करता है, परमिटिविटी करता है। ये एक स्टूडेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। और हर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इट मींस हर मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है, यानी जो विद्युतशीलता होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, ये फोर्स को क्या करता है, कम करता है। फोर्स को क्या करता है, कम करता है ये। ओके, यानी कि बल के प्रभाव को कम करता है। सिंपल सी बात करूं, बल के प्रभाव को कम करता है। ओके, तो पहली चीज तो देखो कैसे काम करता है, कि जैसे कि मान लो कि देखो, ये मान लो कि एक पॉजिटिव प्लेट है और ये मान लो कि इसके सामने क्या है, एक नेगेटिव प्लेट है, 2 प्लेट है। अब देखो, ये पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, प्लस से माइनस की तरफ। ये
और ये किस में, एयर में मान लो कि रखा हुआ है, एयर में, मतलब यहाँ पे मैंने कोई मीडियम का यूज नहीं किया, कोई माध्यम का यूज नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मान लो कि यहाँ पे 20 निकल रही है। ओके, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मान लो कि यही एक प्लेट है, मान लो कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, एक नेगेटिव प्लेट है, और इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में मैंने क्या रख दिया, एक माइका रख दिया। अब माइका क्या होता है, एक मीडियम होता है, मैंने एक मीडियम रख दिया, माइका रख दिया। अब देखो यहाँ पे माइका रख दिया, तो इस माइका की अपनी एक खुद की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होगी, मतलब खुद का क्या होगा, अपना एक गुण होगा। तो देखो यहाँ पे देखो पहले जब ये प्लेट एयर में था तो देखो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, 20, मतलब फोर्स कितना लग रहा था, 20 का, कितना लग रहा था, 20 न्यूटन का मान लो फोर्स लग रहा था। सपोज डेट 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों प्लेटों के बीच। लेकिन देखो जैसे इन दोनों को प्लेट में मैंने क्या रख दिया, एक मीडियम रख दिया। मीडियम बोले तो एक मान लो कि माइका रख दिया मैंने, माइका एक मटेरियल होता है, मैंने रख दिया। तो देखो तो इस प्लस प्लेट से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, मान लो कि सपोज डेट 20 निकला, कितना निकला 20। लेकिन जैसे ही ये मान लो कि 20 इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइका के अंदर से होकर इसमें गुजरेगी तो निकलेगी कितनी, ओनली 10 निकलेगी। और बाकी 10 कहाँ गई, बाकी इस 10 ने इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो सोच के देखो यही प्लेट, देखो जब ये प्लेट के बीच में माइका नहीं था, जब ये प्लेट के बीच में एयर था, तब देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, 20, यानी फोर्स कितना लग रहा था, 20। लेकिन जब मैंने माइका लगा दिया तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 10, यानी फोर्स कितना लग रहा है, 10। तो देखो यहाँ पे क्या फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा फोर्स कम क्यों होगा, क्योंकि मैंने मीडियम रख दिया, क्या रख दिया, मीडियम। और ये मीडियम कौन सा है, ये माइका है। और माइका की क्या होती है, अपनी खुद की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, मतलब खुद की क्या होती है, परमिटिविटी होती है। तो इसका मतलब ये आया कि किन्हीं दोनों प्लेटों के बीच अगर मैं कोई क्या रख देता हूं, कोई मटेरियल रख देता हूं, यानी कि कोई भी चीज अगर मीडियम रख देता हूं तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कम होती है। यानी दोनों प्लेटों के बीच अब देखो बल क्या लगने लगा, कम लगेगा। अच्छा जब बल कम होगा तो क्या होगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे देखो क्या है, फोर्स कम है। ओके, अब मैंने थर्ड चीज देखा और बताया कि मान लो कि यही एक प्लेट है, अब मैंने क्या कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। अब मैंने मीडियम चेंज कर दिया, ये मान लो कि नेगेटिव प्लेट है, मीडियम चेंज कर दिया। तो माइका की जगह मैंने क्या रख दिया, इस बार मैंने माइका की जगह ग्लास रख दिया। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ग्लास रख दिया। और ग्लास भी एक मीडियम होता है। आप लोग मुझे बताओगे ग्लास का और माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो मैंने ये क्या रख दिया, ग्लास रख दिया। अब देखो अब क्या हुआ कि देखो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, इससे तो 20 निकली, कितनी निकली 20। देखो मान लो कि प्लस प्लेट है तो प्लस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली, 20 निकली, कितनी निकली 20। लेकिन देखो जब ये 20 इस ग्लास के अंदर जाएगी तो ग्लास कितनी निकालेगा, ग्लास ओनली कितना निकालेगा, 5 निकालेगा। कितना निकालेगा, 5 निकालेगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्लस से माइनस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, 5 जाएगी। कितनी जाएगी, 5। तो फोर्स कितना लगेगा, मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने किसका यूज किया था, ग्लास का, तो फोर्स कितना लग रहा था, 5 न्यूटन का। यहां पे माइका का यूज कर रहा हूं तो फोर्स कितना लग रहा है, यहां पे 10 का। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे फोर्स क्या है, यहां पे फोर्स बहुत कम है, यहां पे फोर्स देखो इससे ज्यादा है, और यहां पे फोर्स देखो और ज्यादा है। तो इट मींस इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी क्या किस पे डिपेंड करती है, किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर अच्छी होगी, यानी किसी भी पदार्थ का अगर गुण अच्छा होगा तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी, अच्छी होगी, मतलब उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सोच के देखो इसकी इस ग्लास का जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है काफी गुड है, यानी काफी क्या है, अच्छी है। तो मतलब देखो इसकी परमिटिविटी क्या है, ज्यादा, तो फोर्स देखो क्या है, कम। अब यहां भी देखो इसकी परमिटिविटी क्या है, ज्यादा, तो फोर्स क्या है, देखो कम। यहां पे देखो परमिटिविटी क्या है, बहुत कम है, तो फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा। तो एयर में आपको पता होगा कि एयर की जो परमिटिविटी होती है, एयर की जो विद्युतशीलता होती है वो काफी क्या होती है, कम होती है। इसी कारण देखो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 20। और यहाँ पे देखो इसकी विद्युतशीलता क्या है, काफी ज्यादा, इसकी विद्युतशीलता क्या है, काफी ज्यादा, मतलब इस माइका की परमिटिविटी क्या है, काफी ज्यादा, इसलिए फोर्स देखो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और यहां पे देखो इस ग्लास की परमिटिविटी जो है वो माइका से क्या है बेटा, ज्यादा, तो इसीलिए यहां पे देखो परमिटिविटी क्या है इसकी, ज्यादा, और फोर्स देखो क्या है, कम है। ठीक है ना। तो यहां पे देखो दोनों प्लेटों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, 10, और यहां पे दोनों प्लेटों का फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि एक प्लस चार्ज है और एक मान लो कि माइनस चार्ज है, और इनके बीच में मान लो कूलाम्ब फोर्स को कम करना है, मतलब इनके बीच में क्या लगेगा, कूलाम्ब फोर्स लगेगा। अब मान लो कि कूलाम्ब फोर्स को क्या करना है, कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच में क्या रख दूंगा, कोई मीडियम रख दूंगा।
तो जैसे ही मैं कोई बीच में मान लो कि मीडियम ला के रख दूंगा तो उनके बीच में जो ऑटोमेटिक क्या होगा, कूलाम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी क्यों लगाते हैं? परमिटिविटी कूलाम्स फोर्स को कम करने के लिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कूलाम्स फोर्स को कम करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि कूलाम्स फोर्स अगर मान लो फोर्स कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ओके, अब पोटेंशियल कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे एनर्जी हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यहां पे क्या करते हैं, यहां पे परमिटिविटी का यूज करते हैं। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग क्या होती है, परमिटिविटी अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो कि मेरी स्ट्रेंथ अलग होगी, आप लोग की स्ट्रेंथ अलग होगी, यानी इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सभी की क्या है, स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि जितने व्यक्ति सभी की परमिटिविटी क्या है, अलग अलग है। मेरी भी परमिटिविटी अलग अलग होगी। तो वैसे ही बच्चों माइका की परमिटिविटी अलग होगी, ग्लास की परमिटिविटी क्या होगी, अलग होगी। ये उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। कंक्लूजन ये निकला, अगर किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी ज्यादा होती है तो फोर्स क्या लगता है, कम। पहला पॉइंट स्टार बना लो, आप लोग लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वाले और स्टेट बोर्ड वाले। और किसी भी मटेरियल की अगर परमिटिविटी अगर कम होती है तो फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। और फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। फोर्स अगर कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये पॉइंट को आप मत भूलना, बाकी सारे पॉइंट को स्किप कर देना, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ओके, और साथ ही साथ में आपसे क्या पूछा जाएगा कि माइका की परमिटिविटी कितनी होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्लास की डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और साथ ही साथ में ये आ चुका है कि एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, आपसे पूछा जा चुका है। ओके, तो अभी मैं आपसे बताऊंगा कि एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, वाटर की परमिटिविटी कितनी होती है, और ग्लास की परमिटिविटी कितनी होती है, और मेटल की डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ओके, तो क्या ये टॉपिक क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो नोट डाउन कर लो आप लोग। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां पे एक कंक्लूजन निकला, पहले कंक्लूजन लिख देता हूं, यानी एक निष्कर्ष निकला। ये निष्कर्ष निकला कि अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। परमिटिविटी अगर मान लो कि कम होगी तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, और पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड चीज मैंने क्या देखा था, मैंने ये देखा था कि मान लो कि एक पॉजिटिव प्लेट है और इसके बीच में मान लो कि एयर है, क्या है, एयर है, और ये नेगेटिव प्लेट है। तो बताओ यहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, यहाँ पे मतलब इन दोनों को प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, तो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। मतलब फोर्स कितना लग रहा था, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब बाकी इन दोनों में क्या लग रहा था, कम लग रहा था। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एयर की परमिटिविटी क्या होती है, कम होती है, इसका ना फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मान लो कि फ्री स्पेस में और वैक्यूम में, यानी निर्वात में और एयर में, वायु में, इसकी परमिटिविटी क्या है, कम होती है, यानी कि मिनिमम होती है। मिनिमम यानी निम्न होती है, निम्नतम होती है। ओके, तो निम्नतम होने के कारण फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। तो यहां पे आप लिख लोगे, तो एयर में फोर्स क्या लगता है, एयर में फोर्स यानी जो बल लगता है वो क्या लगता है, ज्यादा। तो आपको याद रखना है। ओके, तो इसी प्रकार यहां पे लिखूं, यहां पे फ्री स्पेस, वैक्यूम, उसके बाद एयर बोले तो वायु, निर्वात, और इसको क्या बोलेंगे, तो निर्वात, वायु। इसमें क्या होता है, इसमें जो फोर्स की जो वैल्यू लगती है, यानी F जो वैल्यू लगता है वो क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। ओके, तो आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, एयर में परमिटिविटी क्या होती है, कम होती है, और जो फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी अधिकतम होती है। अब मैंने आपको बताया था कि परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा कि एयर की परमिटिविटी कितनी होती है। यहां पे लिख देता हूं, एयर मतलब वायु। तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी होती है। तो एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, इतनी होती है। उसी प्रकार वाटर
वाटर की कितनी होती है 7.12 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर कूलाम स्क्वायर आएगा। ये जो यूनिट होती है किसकी होती है, परमिटिविटी की यूनिट होती है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, मतलब यूनिट होती है। ओके, उसी प्रकार आप लोग मुझे बताओ ग्लास की परमिटिविटी कितनी होती है। ग्लास की जो परमिटिविटी होती है 3.01 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। ओके, कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्यम बोलते हैं। तो यह माध्यम होता है। और माध्यम की परमिटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो माध्यम की परमिटिविटी ज्यादा होने के कारण फोर्स क्या लगता है बेटा, कम लगता है। ओके, अब वायु की परमिटिविटी क्या है, विद्युतशीलता कम है, इसलिए फोर्स क्या लगता है बेटा, ज्यादा लगता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ गए होंगे कि एयर की परमिटिविटी कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको स्टार बना लो, 3 स्टार। ये सीबीएसई के एग्जाम पूछा जाता है कि वाटर की परमिटिविटी बताओ, ग्लास की परमिटिविटी कितनी है बेटा, यहाँ पे इसको भी 3 स्टार बना लो। ये कितना है, आपकी इतनी यूनिट है। ओके, तो आई होप आपको ये परमिटिविटी का जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन चलते हैं, जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अब विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अच्छी स्थिति की बताइए, यानी कि एक्सियल पोजीशन का आपके डेरिवेशन आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ओके, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और 1 वर्ड में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डेरिवेशन भी करेंगे, और सबसे फेमस डेरिवेशन क्या है, अच्छी स्थिति। बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है अच्छी स्थिति, मतलब एक्सियल पोजीशंस हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो हम देखेंगे एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन भी करेंगे, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये सारी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सारी चीजें आ गई होंगी, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि तभी मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूंगा। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे और मेरा सपोर्ट ही नहीं करोगे, तो मैं वीडियो को आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी मैं मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री की भी सीरीज चलाऊंगा, जैसे मैं फिजिक्स की चला रहा हूँ। ओके, तो शेयर करना है। तो देखो परमिटिविटी आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किन्हीं दो अपोजिट चार्ज के बीच की अगर डिस्टेंस क्या है, काफी स्मॉल है, यानी नैनोमीटर पिकोमीटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लो कि ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूंगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव बोलूंगा। आप डायग्राम से समझो कि जैसे मान लो कि एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, और ये मेरा सेंटर क्या है, O है। तो यहां से आने डिस्टेंस मान लो कि L, यहां से आने डिस्टेंस क्या है, L, तो दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 2L। तो देखो ये दोनों चार्ज के, अगर किन्हीं भी 2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी क्या होता है, कम होता है, उसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं एक बात बताऊं कि मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, क्या मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूंगा, क्या नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, इनके बीच के जो मतलब जो गैप होता है, इनके बीच की जो लेंथ होती है वो नैनोमीटर में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, जैसे 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, मतलब ऐसा होना चाहिए इस प्रकार से। ओके, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलूंगा। ओके, जैसे मान लो कि ये एक प्लस क्यू है और ये एक मान लो कि है, तो इसको भी मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलूंगा। अच्छा, क्यों नहीं बोलूंगा, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, इसकी डिस्टेंस देखो क्या है, कम है। ओके, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी, जब 2 सजातीय आवेश या जब 2 विजातीय आवेश के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। हिंदी में यही बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, जब दो अपोजिट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, यानी नैनोमीटर में या पिकोमीटर में होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल होती क्या है। ओके, सिर्फ आपको डेफिनेशन समझनी बस हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो अब देखो एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को क्या करते हैं, P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P = Q × 12 होता है। अब देखो ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाओ, तीर लगाओ एरो का, और यहाँ पे क्या लगाओ, एरो का। ओके, तो ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे लिख लो पहला पॉइंट हमको क्या मिला कि ये क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि हिंदी में क्या बोलूंगा, ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि नहीं होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे कि सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, जरूर बताना आप लोग मुझे। दूसरा, इसका एसआई यूनिट की बात करूं मैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, आपको पता होगा, क्यू बोले तो चार्ज, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम इनटू, अब आपको तो लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कूलाम इनटू मीटर क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। ओके, तो अगर आपसे पूछे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जब दो अपोजिट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के बहुत ही कम होती है, यानी नैनोमीटर में या पिकोमीटर में होती है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अगर कोई आपसे बोलता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, कहना P = Q × 12 और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ SI यूनिट ऑफ कूलाम इनटू मीटर, मतलब इसका SI मात्रा क्या होता है, कूलाम इनटू मीटर। आपको इतना याद रखना बस हो गया बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपको ज्यादा स्टडी यानी ज्यादा PhD नहीं करनी। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अब अच्छी स्थिति का डेरिवेशन करेंगे और एक्सियल पोजीशन का क्या करेंगे हम, डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में हर बार आता है और पूछा भी आता है। ओके, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे और हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हिंदी में बोलूं विद्युत द्विध्रुव से हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ओके, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे, इसको मैं मिटा दूं। ओके।